राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्यों? क्योंकि ये हमारा चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 10। जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम यही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दैट मीन्स यूरोप में नेशनलिज्म की एक बहुत लंबी धारा बह गई। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं नेपोलियन के टाइम से ही हुआ था। उससे पहले भी अगर हम देखें तो नेशनलिज्म जो है वो आने लग गया था। क्योंकि नेशनल असेंबली ने कई तरीके के डिक्लेरेशन किए थे, राइट्स दिए थे, अधिकार दिए थे। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल स्टडी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रांस की क्रांति से ये सारी चीजें आई है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति से चीजें आई ना, वो पूरे यूरोप में फैल गई। तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की धारा बहने लगी कि भाई सिर्फ फ्रांस में ही क्यों, हम सब जगह नेशनलिज्म होना चाहिए, सब राजाओं को बर्खास्त करो। तो इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, कौन? फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republic, as he called them. तो उसे एक ड्रीम आया कि भाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, आर्टिस्ट को आया ये। द फर्स्ट प्रिंट जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में बता रही है वो फिगर 1 में बताई। ये देखिए कई तरीके की फ्लैग्स के साथ लोग जो है मार्च कर रहे हैं। ये वुमन है जो लेके कुछ खड़ी हुई है, मशाल वगैरह। इसी आज के समय में अमेरिका में मिलती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये फर्स्ट प्रिंट है जो यहाँ पे आई ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका, इनके यूरोप के कई सारे देशों के जो है, इटली, जर्मनी, उनके आपको झंडे मिल जाएंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी चित्र बताया था। तो ये आर्टिस्ट ने ये बताया है कि ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के जो देश हैं वो सारे हैं। A men and women of all ages, social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. बताया ना मैंने आपको। तो उस तरीके से ये जो होमेज प्रस्तुत कर रहे हैं सब अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो लोग थे ना, उन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में जाना था। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो शुरुआत में जब चीजें सुधरी थी तो नेशनल असेंबली ने सबसे पहले क्या किया था, यही किया था कि भाई वुमेन्स को जो है कई तरीके के राइट्स दे दिए थे संविधान के बाद। बट फिर जैकोबिन ने हटा लिया, वो अलग बात है। तो हियर यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। ये जैकोबिन मैंने फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैकोबिन के बारे में पता है। तो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। चार्टर ऑफ राइट्स आपने पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति में डिक्लेरेशन आया था, नेशनल असेंबली ने किया था तब। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज लाई द शैटर्ड remains of the symbols of absolutist institution। पहले जो है कई तरीके के सिंबल्स होते थे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्यूटिज्म है, वहां पे एक ही राजा है, जैसे फ्रांस में था लुई द 16। इन सोरेज यूथोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो लोग थे ना उन्हें डिस्टिंक्ट नेशन की तरह ग्रुप कर दिया गया है। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उन्हें उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता है। ये बताना चाह रहा है हमें सूरो आर्टिस्ट जिसने पिक्चर बनाई। लीडिंग द प्रोसेशन, एक यात्रा होती है ना, प्रोसेशन उसी कहते हैं। वे पास द स्टेट ऑफ लिबर्टी के पास एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो ये जो समय था 1848 का, 1848 का, उसमें स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जो पहले से नेशन स्टेट बन चुके। अब फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस में
बात करेंगे अब अपन। तो फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टेचू, वो जस्ट पहुंचा है स्टेचू पे। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के पीपल लोग जो उसे फॉलो कर रहे हैं, wearing the black and red gold flag. Interestingly, at the time when Soro created this image, the German people did not yet exist as a United Nation. मतलब वो यूनाइटेड थे ही नहीं उस टाइम तक। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. तो जो फ्लैग्स है ना जर्मन के हो गए, ये नेशन स्टेट्स के हो गए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बताने कि भाई हर किसी का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सबकी सब डेमोक्रेटिक हैं, हर किसी को वोट दिया हुआ है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है सोरो ने अपने पिक्चर में। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसीज, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, सब यूरोपियन देश फॉलो कर रहे थे जर्मन लोगों को कि भाई हमें भी ये सारी चीजें, राइट्स वगैरह, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चाहिए। फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सी, कई तरीके के जीसस क्राइस्ट के तरीके, क्राइस्ट, संत और एंजल्स जो थे वो सीन पर मौजूद। ये जो पिक्चर है उसकी बात हो रही है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, उनके बीच में जो है आपस में फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सब एक दूसरे सामंजस्य स्थापित करे हुए थे। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ दीज इश्यूज विजुलाइज्ड बाय सोरो इन फिगर 1। ये जो सोरो ने, अपने जो आर्टिस्ट है ये सोरो, उसने जो फिगर में बताया है कि सब एक दूसरे के रास्ते पे चल रहे थे, तो उसे विजुलाइज किया है उनके बारे में। इस चैप्टर में हम डील करेंगे ये सब। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो यूरोप में चेंजेस आ रहे थे, नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होता जा रहा था। 19th सेंचुरी से ही ये इमर्जेंस जो है शुरू हो गया था। कब से? 19th सेंचुरी से ही ये सारा शुरू हो गया था। ठीक है, ये हमने देख लिया, हो गया था शुरू। अब आगे देखते हैं कि भाई शुरू तो हो गया था मगर खत्म कैसे हुआ होगा। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो अब जो है नेशन स्टेट्स जो है वो बनने लग गए थे, जो डायनेस्टीज थी, एम्पायर्स थे, वो गिर रहे थे, और जो नेशंस थे वो बनते जा रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म आ चुका है, परम चरम पे है। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. तो क्या है कि बहुत टाइम से यूरोप में चल रहा था कि भाई एक डिफाइंड टेरिटरी है, उस पर राजा के राजा राज करते जा रहे थे। बट अ नेशन स्टेट वाज वन, वो था which the majority of its citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history और descent. तो नेशन स्टेट में सिटीजन्स जो है मेजोरिटी में हुआ करते, वही सारी चीजें जो है निश्चित करते। नेशनलिज्म चरम पर होता था हिस्ट्री में। अब दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। वही जो कॉमननेस थी ना नेशन स्टेट बनाने की, ये टाइम के साथ बदलती गई। अभी भी टाइम के साथ कोई भी चीज स्थिर तो नहीं रहती, बदलती रहती है। इट चेंजेस कंटिन्यूसली, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम। इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू एक्शंस ऑफ लीडर्स लाइक स्टालिन, you know, and other leaders. The common people plays an important role. So these leaders, struggles, common people, all these things play an important role. This chapter will look at the diverse
processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो ये चैप्टर इन सब चीजों की बात करेगा 19th सेंचुरी यूरोप के बीच में कि भाई किस तरीके से नेशनलिज्म जो है चरम पर पहुंच गया, नेशनलिज्म चरम पर पहुंच गया, ये सब चीजें हम देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्लेबिसाइड, इसको भी देख लेते हैं। प्लेबिसाइड क्या है? लोगों द्वारा जो चुना हुआ है, तो अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जब प्लेबिसाइड होगा, कोई भी प्रपोजल आएगा, प्लेबिसाइड करेंगे, सबके सब वोट देंगे, जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और कम वोट मिलेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेबिसाइड कराया जाता था, ये होता था। अब यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है, क्या? अर्नेस्ट रेनान, व्हाट इज अ नेशन। तो एक लेक्चर डिलीवर किया था, उसमें ये बताया गया था कि नेशन जो है क्या होता है, क्योंकि आप सबने यहाँ पे देखा नेशन स्टेट्स बन रहे हैं, नेशनलिज्म जो चरम पे आ रहा है, तो यहाँ पे वही चीजें बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई नेशनलिज्म जो है वो किस तरीके से चरम पर आता है। तो इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोनी in 1882, the French philosopher Ernest Renan जो है outlined his understanding of what makes a nation। तो जो फ्रेंच फिलोसोफर है ना, अर्नेस्ट रेनान, 1823 से 92 के बीच में था ये, उसने बताया कि नेशन बनता कैसे, व्हाट इज अ नेशन, लेक्चर डिलीवर करते हुए यूनिवर्सिटी में। तो लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इंटाइटल्ड क्वेस्ट से, ये कोई नेशन की डेफिनेशन है, व्हाट इज अ नेशन, फ्रेंच में किसी में होगा, यूरोपियन लैंग्वेज में। इन दिस से एसे रेनान क्रिटिसाइजेस द नोशन suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion, territory। तो जो अर्नेस्ट रेनान था उसने क्रिटिसाइज किया था कि भाई कोई भी नेशन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी इनसे नहीं बनता है, भाई कॉमन है ये चीजें, उनसे नेशन बने जरूरी नहीं है। अ नेशन इज द, तो क्या बोला भाई नेशन क्या है, ये नहीं है तो क्या है? अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। ये है नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। तो ग्रेट मैन, तो कई तरीके के मैन होते हैं, अगर वो अपनी ग्रेटनेस, ग्लोरी बता दें, उनका पास्ट जो है बहुत ज्यादा हीरोइक था, वो हीरो की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे थे, वो एक सोशल कैपिटल थे, तो ये जो है बेस बनाता है किसका? नेशनल आइडियाज का। भाई नेशनल आइडियाज का जो है ये बेस बना देता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, मतलब ग्लोरीज है पास्ट में और आगे भी विल है, उसकी इच्छा है सब चीजें करने की। टू परफॉर्म ग्रेट डीड टुगेदर, हर चीज को साथ में लेके टुगेदर सब करना। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, these are the essential conditions of being a people। A nation is therefore a large, nation क्या है? A large scale solidarity आपस में। Its existence in a is a plebiscite, और उस नेशन का एग्जिस्टेंस किस तरीके से हो रहा है? प्लेबिसाइड के द्वारा। बताया प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड क्या है? प्लेबिसाइड में डायरेक्ट वोट दिया जाता है, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो प्रपोजल को, प्लेबिसाइड कराओ। A province its inhabitants, if anyone has the right to be consulted। It is the inhabitant जिससे कंसल्ट करना चाहिए, मतलब कि जो जहां रहता है ना, उससे पूछ के ही उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए, तब जाके उसका विकास होगा। मतलब जो पर्सन चाहता ही नहीं है पॉलिसी, हम उसे क्यों दें? Why we give them that policy that he doesn't want at all? A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will। मतलब नेशन को कोई भी चीज ऐसी अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, नेशन होना अच्छी बात, अ नेसेसिटी इवन, और जरूरी भी। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी व्हिच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ
एंड ओनली वन मास्टर। अगर सिर्फ एक मास्टर हो गया दुनिया में तो एक गारंटी है ना लिबर्टी की, आजादी की, वो खत्म हो जाएगी। तो ये अर्नेस्ट मेनन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हुई नेशन के बारे में, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो नेशन के बारे में कई तरीके की बातें करी, तो ये नेशन के बारे में बोला गया। तो सौरव की ये ड्रीम देख ली, नेशन की सारी चीजें देख ली। अब हम आते हैं हमारे जो टॉपिक है उस पर। अभी तक तो हमने कुछ बातें कर ली अर्नेस्ट रेनान इन सब की, आपसे इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू शुड नो दीज थिंग्स आउट। नाउ वी विल डिस्कस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब आइडिया ऑफ द नेशन, नेशन का आइडिया, अर्नेस्ट रेनान का आइडिया तो देख ही लिया हमने, प्लेबिसाइड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जो बिल है लोगों की उनके अगेंस्ट मत जाओ, ये सारी बातें की। अब रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो द फ्रेंच, so the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1979। नेवासी में हुआ, बसाइल के फोर्ट पे अटैक हो चुका है, जेलें तोड़ दी गई है, सभी कैदियों को रिहा कर लिया गया है। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर, और बेच दी गई सारी ईटें फिर उसकी। वो द फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1799 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। कौन था एब्सोल्यूट मोनार्क? द लुई द 16। उन्हीं के वजह से नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एक्सेप्ट कर लिया, मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में बदल दिया। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो पहले मोनार्की के पास सारी पावर्स थी, फिर सिटीजन्स के पास आ गई सोवरेनिटी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट so the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब जो लोग होते हैं ना, किसी भी नेशन का जो पर्सन है, जो पीपल है, वो ही डिसाइड करते हैं कि हाउ इज द नेशन, नेशन किस तरीके का है, वो उसके लोग डिसाइड करते हैं, ना कि ये मोनार्क और एनी किंग। यहां तक समझने में आ गया। सिटीजन्स, निवासी के बाद ये सारी चीजें हो गई थी। आगे चलते हैं। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures, practices that would create a sense of collective identity among the French people। अब क्या हो गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ना, उसने कई तरीके की चीजें जो है करनी शुरू कर दी थी। कई तरीके के मेजर्स लाए थे, प्रैक्टिसेस लाए थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी की, भाई हम सब कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम फ्रेंच हैं, वी आर फ्रेंच पीपल, we have some wills, we have some dreams, we have some liberty, rights among the French people। ये सब चीजें चल रही थी। ideas of la patrie, the fatherland, and les citoyens, the citizen, emphasize the notion of a united community। तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई एक धारणा बननी चाहिए इसकी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी की, a notion of united community enjoying equal rights under a constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम इक्वल राइट्स होने चाहिए, जिसे नेशनल असेंबली ने बनाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये सब चीजें। A new French flag, the tricolor French flag, was chosen to replace the former royal standard। जब ये सारी चीजें हुई कि भाई सबको लगा कि ये सब फ्रेंच सिटीजन के पास पावर आ गई है, ये सब हो गया है, उनको लगा ये जो ये राजा का जो ये फॉर्मर रॉयल है फ्लैग है, उसे हटाओ और मैं ट्राई कलर फ्लैग लगाओ। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वही जो कर देते थे एक्टिव सिटीजन, उनके द्वारा ही बनी हुई थी। स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड को ज्यादा मिलता था, थर्ड को कुछ नहीं, थर्ड को टैक्स देने पड़ते थे। एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, आप जानते ही। New heavens were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of nation। कि भाई हम सॉन्ग गाएंगे, सब करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारी नेशनल असेंबली बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, अब हमें आजाद माना जा चुका है किंग के द्वारा भी। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated
यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। बट मतलब हमारी टेरिटरी पे फ्रेंच में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक ही कानून है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग अलग नहीं है। प्रॉपर्टी कितनी भी हो सबके लिए कानून है, सबके लिए मताधिकार है, 21 से ज्यादा वाले सब मताधिकार है, सबके पास राइट टू वोट है। ये सारी चीजें दे दी गई उनको, राइट्स दिए गए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड। कि भाई कोई इंटरनल कस्टम में ड्यूटीज वगैरह नहीं चलेगी, हम सबको इक्वल चीजें देंगे, इक्वल मेजर देंगे, इक्वल वेट्स देंगे, अडॉप्ट करेंगे चाहे कोई भी हो। रीजनल डायलेक्ट्स वर इनकरेज वर डिस्करेज। तो रीजनल जो डायलेक्ट्स होते थे ना उनको डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। मतलब रीजनल जो लोग बोला करते थे ना भाषा को, उसको नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने। भाई वी डोंट वांट टू स्पीक दिस लैंग्वेज, वी जस्ट वांट टू स्पीक फ्रेंच बिकॉज़ वी हैव फ्रेंच नेशनलिज्म, सो फ्रेंच लैंग्वेज विल बी स्पोकन, नो अदर लैंग्वेज। ये हो गया हमारा। आगे चलिए, आगे क्या बताया। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and the members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 9th क्लास में आपकी ने शायद पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैकोबिन क्लब्स बने थे। कि सबसे पहले 1789 में वो जैकोबिन 1789 में जो बासरी के किले पर अटैक हो गया, अटैक होने के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कुछ राइट्स दे दिए वगैरह दे दिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, राजा भी था उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नए नए पॉलिटिकल क्लब्स बने, जैकोबिन के क्लब्स बने, उनके बारे में बात हो रही है। कि जो मेडिकल जो ये मिडिल क्लास थे उन्होंने ही किया था ये नेशनल असेंबली, मिडिल क्लास के, गरीब तो थे नहीं, फिर कर वालों को ही राइट दिए थे, बाद में दे दिए थे, मगर शुरुआत में तो कर वालों को ही दिए थे। उस टाइम पे ही फिर जैकोबिन क्लब्स बन गए, जो आतंक का दौर इन्होंने लाया था। तो दीज जो जैकोबिन क्लब बने ना, उसके बाद मिडिल क्लास आई, उन्होंने नेशनल असेंबली से तो जैकोबिन क्लब बने उनसे। तो देर उसके बाद जो है जैकोबिन क्लब से जो है गणराज्य आ जाएगा, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो नाउ इट इज अ रिपब्लिक, फ्रांस इज अ रिपब्लिक आफ्टर जैकोबिन क्लब, जो पावर में आएंगे। तो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन जैकोबिन क्लब की प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1719। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। क्या रिवोल्यूशनरी वार्स हो गई, हर कोई लड़ने लग गया एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये सब एक दूसरे से लड़ने लग गए कि भाई फ्रांस ऐसा कर रहा है हमें भी चाहिए, तो दूसरे देश नाराज हो गए फ्रांस से, तो लड़ने लग गए। तो फ्रेंच आर्मी जो है अपने जो आइडियाज थे सारे कलेक्टिव, उन सबको अब्रॉड में भी फैलाने लग गई। ये देखिए, ये फ्रांस है हमारा, स्विट्जरलैंड वगैरह। विद इन द वाइड सीथ, विद इन व्हाट, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। यहां पे देखिए, हमने यहां तक देखा, बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड करने वाले थे। उसके बाद यहां पे हमने देखा विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में जो किए थे वो भी दूसरों में भेजता था। मतलब जानते नेपोलियन भी आर्मी में ही था, अब आर्मी रिवॉल्यूशनरी वार में लड़ रही है दूसरों से, तो नेपोलियन ने अपने आइडियाज दूसरों कंट्री में भी दे दिए, जो फ्रांस में बोलता था वही। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। तो नेपोलियन जो है उसने डेमोक्रेसी को पक्का डिस्ट्रॉय किया था, यार कोई जानता, मगर साथ ही साथ उसने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो रैशनल थी, एफिशिएंट थी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे वो जरूरी थी। तो द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड ने दे दिया था, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस
बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें की थी। अब इस कोड के बारे में हम कब पढ़ेंगे? हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस कोड के बारे में हम कब पढ़ेंगे? इस कोड के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सिविल कोड जो नेपोलियन लाया था। यहाँ तक हमें स्पष्ट हो गया, सारी कहानी देख ली हमने। नेपोलियन आ चुका है क्योंकि डायरेक्टरी रूल आया था। जेकोबिन आया, जेकोबिन के बाद डायरेक्टरी रूल आया तो उसने आतंकवाद लिया है, तो फिर 5 वाली मेंबर बनी, मगर उसमें जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वही चुनती थी, तो उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो उसका फायदा उठा के नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय को तो कर दिया डेमोक्रेसी को, मगर साथ ही साथ कुछ रिफॉर्म्स भी लाया। वो उसके आइडियाज थे जो फॉरेन कंट्री में दे ही रहा था, फिर बनने के बाद और भी दिए। ये सारी चीजें हम, उसका जो कोड है, ये सब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।